वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने जो है साइंस के सैम्पल क्वेश्चन पेपर फर्स्ट को सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग जो है साइंस के सैम्पल क्वेश्चन पेपर सेकंड को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके CBSE 2021 बोर्ड एग्जाम्स के पैटर्न के ऊपर बेस्ड होगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक की सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को सॉल्व कराऊंगा और किस तरीके से आप लोगों को अपने बोर्ड एग्जाम्स में कॉपी को लिखना है ये भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिस्ट एनी टू ऑब्जर्वेशंस व्हेन सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट आर मिक्स्ड टुगेदर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको दो ऑब्जर्वेशंस बता दो जब हम लोग जो है बैरियम क्लोराइड की सोल्यूशन को और सोडियम सल्फेट की सोल्यूशन को एक साथ मिक्स करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो आपको कॉपी में अपनी जो है प्रॉपर मार्जिन करना है बोथ साइड्स, और फिर यहाँ पर आपको सेक्शन ए लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका इस तरीके से कुछ आपको लिखना है जिससे कि एग्जामिनर को क्लियरली दिखे कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और आपका आंसर फर्स्ट क्या होगा कि जब बैरियम क्लोराइड जो है सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, बैरियम सल्फेट को फॉर्म कर रहा है, जो हमारा क्या होता है, वाइट कलर का PPT होता है, ठीक है। और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड हमको फॉर्म हो रहा है। तो अगर हम लोग दो ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी कि हमारा जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज बैरियम सल्फेट जो वाइट कलर का है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, जो हमको ऑप्शनल दिया गया है, व्हाट हैपेंस व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। तो जब सिल्वर ब्रोमाइड को हम लोग जो है सनलाइट में छोड़ देते हैं तो क्या होता है। तो अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें तो व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज टू सनलाइट फोटो डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस। तो जब भी हम लोग जो है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड टाइप जो भी सिल्वर के कंपोनेंट्स होते हैं उनको अगर हम लोग जो है सनलाइट में छोड़ देते हैं तो क्या करते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को शो करते हैं। तो यहाँ पर जब जो है सिल्वर ब्रोमाइड जो है इसको हम लोग सनलाइट में छोड़ेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, सिल्वर को फॉर्म करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमीन गैस प्रोड्यूस होगी। तो ये जो सिल्वर होता है ये क्या हो जाता है, ये ग्रे कलर का हो जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, हाउ क्लोराइड ऑफ लाइम्स डिफर्स केमिकली फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हम लोगों को ये बताना है कि क्लोराइड ऑफ लाइम जो है किस तरीके से केमिकली जो है कैल्शियम क्लोराइड से डिफर है। तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो जैसे ही आपका आंसर फर्स्ट कंप्लीट होगा आप लोग जो है प्रॉपर मार्जिन देंगे और फिर क्वेश्चन 2 को लिखेंगे और यहाँ पर आंसर 2 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्लोराइड ऑफ लाइम इज ऑल्सो नोन एज ब्लीचिंग पाउडर। तो क्लोराइड ऑफ लाइम जो है ये ब्लीचिंग पाउडर भी कहलाता है, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2 विच इज एल्कलाइन इन नेचर। और ये किस नेचर को शो करता है, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये एल्कलाइन नेचर को शो करता है, मीन्स ये बेसिक नेचर का होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग कैल्शियम क्लोराइड की बात करें तो इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, दैट इज CaCl2, और ये कैसा होता है, ये न्यूट्रल नेचर को शो करता है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल इज। ऑप्शन ए में हम लोगों को ये स्ट्रक्चर दिया गया है, ऑप्शन बी में जो है ऑक्सीजन के साथ जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑप्शन सी में जो है ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ऑप्शन डी में जो है ऑक्सीजन के पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर हमको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, और फिर हम लोगों को रीज़न भी देना है कि आखिर ऐसा क्यों। तो अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें तो बेसिकली हम लोगों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और यहाँ पर हम लोगों को जो है वाटर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2,6। तो ऑक्सीजन की जो आउटर मोस्ट शेल होगी उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर हम लोग देखें तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे 2 हम लोगों के पास हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है, और ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जिससे कि ये क्या हो जाए, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और ये स्टेबल हो जाए। तो अगर हम लोग ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट कर दें तो यहाँ पर अगर आप लोग देखिए 2, 2,4 और 2,6, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दें तो जो वाटर का मॉलिक्यूल होगा उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा कि जो ऑक्सीजन है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा था कि हमारा जो ऑप्शन सी है
इसके पास ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और ये क्या बोल रहे हैं कि हमको रीज़न दो कि आखिर ऐसा क्यों है। तो रीज़न क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे आप लोग रीज़न ये लिख सकते हैं कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन, की जो ऑक्सीजन के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं आर कंप्लीटेड, क्या है? कंप्लीटेड है। एंड दे फॉलो द ऑक्टेट रूल, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं और क्या है? कंप्लीटली स्टेबल है, जिसकी वजह से क्या है कि ये जो वाटर का स्ट्रक्चर है, वाटर का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, गिव वन प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। तो यहाँ पर हम लोगों से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोगों को एक प्रॉपर्टी के बारे में बताना है प्लेन मिरर की, जब वो इमेज को फॉर्म करता है। तो अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें तो देखो इसका आंसर क्या होगा। प्लेन मिरर हमारा किस तरीके से इमेज को फॉर्म करता है? ये वर्चुअल इमेज को फॉर्म करता है और यहाँ पर जो भी हमारे ऑब्जेक्ट की साइज होता है वही हमारा क्या होता है? इमेज का साइज होता है। तो हाइट ऑफ द इमेज, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? हाइट ऑफ द इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो हाइट जो है इमेज की होगी वही हाइट क्या रही होगी? ऑब्जेक्ट की रही होगी। और जो इमेज है हमारी ये वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 5, बोथ अ स्फेरिकल मिरर हैज़ ए फोकल लेंथ ऑफ +25 सेंटीमीटर, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज इट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको स्फेरिकल मिरर दिया गया है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? +25 सेंटीमीटर है। और हमको ये नहीं पता है कि वो कौन सा स्फेरिकल मिरर है, लेकिन उसकी फोकल लेंथ कैसी है? पॉजिटिव है। तो हमको ये बताना है कि ये कौन से टाइप का मिरर होगा। तो अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें तो याद करिए जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हमारे जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं इनकी फोकल लेंथ हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है और राइट हैंड साइड ऑफ द मिरर होती है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग जो है कॉन्केव मिरर की बात करें तो जो भी कॉन्केव मिरर होते हैं उनकी फोकल लेंथ कैसी होती है? निगेटिव होती है, क्योंकि ये जो है बिहाइंड द मिरर होती है, ये मिरर के पीछे होती है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 6, द इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक कॉन्केव मिरर क्या है? कॉन्केव मिरर जो है एक ऐसी इमेज की फॉर्मेशन कर रहा है जो कि रियल है, इन्वर्टेड है और उसका जो साइज़ है वो सेम है जो हमारे ऑब्जेक्ट का साइज़ है। तो हमको ये बताना है कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी। तो अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें तो आप लोग याद करिए कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो क्या होता है? जो इसकी इमेज की फॉर्मेशन होती है ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होती है और जो हाइट हमारे ऑब्जेक्ट की होती है सेम हाइट हमारी इमेज की भी होती है और हमारी जो इमेज होती है वो रियल और इन्वर्टेड होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस्ड होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 के ऑप्शनल पार्ट में क्या दिया गया है? व्हाट हैपेंस टू ए रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन इफ इट इज इंसिडेंट ऑन द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको एक कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है और हम लोग जो है इसमें लाइट को कहाँ से इंसिडेंट करा रहे हैं? उसके फोकस से पास करा रहे हैं। तो हमको ये बताना है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन इस रे ऑफ लाइट का क्या होगा। तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो जब हम लोग जो है रे ऑफ लाइट को इसके फोकस से पास कराएंगे, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस से पास कराएंगे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाती है? हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। सो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरीके से अगर हमारी इंसिडेंट लाइट रे कुछ इस तरीके से पास कर रही है और जैसे ही ये रिफ्रैक्शन करेगी ये क्या हो जाएगी? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर देयर इज ए मैग्नेट एंड ए कॉइल, द कॉइल इज फर्स्ट मूव्ड टुवर्ड्स द मैग्नेट देन अवे फ्रॉम इट, व्हाट आर द टू ऑब्जर्वेशंस दैट कैन बी नोटेड फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर रीडिंग। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोगों को यहाँ पर एक मैग्नेट दे दिया गया है और एक कॉइल दे दी गई है। अब इस कॉइल के ऊपर क्या है? कॉपर की वाइंडिंग है और यहाँ पर जो है गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि इन्होंने क्या किया? सबसे पहले इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के पास ये लेकर आए और फिर इसको जो है इन्होंने यहाँ से रिमूव कर दिया, इसको हटा दिया।
ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि हमको ये बता दो कि कौन कौन सी 2 ऑब्जर्वेशंस जो हैं तुमने गैल्वेनोमीटर की रीडिंग पे नोटिस करी हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि जैसे ही जो है इस बार मैग्नेट को हम लोग जो है इस कॉइल के पास लेकर के आएंगे तो जो गैल्वेनोमीटर की निडल होगी इसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर कुछ स्मॉल अमाउंट में जो है इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस होगा। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोगों ने फर्स्ट सैम्पल पेपर को सॉल्व किया था तो वहाँ पर भी हमको ये सेम क्वेश्चन मिला था। तो आप लोग जो है इसको स्टार बना लीजिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए सोलेनॉइड कैरिंग करंट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बनाना है करंट कैरिंग सोलेनॉइड के लिए। तो यहाँ से हम लोग जो है इसके आंसर को देख लेते हैं। तो जिस तरीके से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं बार मैग्नेट के अक्रॉस, सेम उसी तरीके से जो है सोलेनॉइड के अक्रॉस भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। बस हम लोगों को यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि सोलेनॉइड क्या होता है। जब हम लोग जो है आयरन स्ट्रिप के ऊपर कॉपर की वाइंडिंग कर देते हैं और उसको जो है एक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या करने लगता है, मैग्नेट की तरीके से बिहेव करने लगता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक एक्सटर्नल की लगा दी और एक एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया बैटरी, जो क्या कर रहा है, करंट को प्रोवाइड करा रहा है। तो यहाँ पर जो है इस करंट कैरिंग सोलेनॉइड के लिए ये साउथ पोल हो जाएगा और ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। अब किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि साउथ पोल क्या होगा और नॉर्थ पोल क्या होगा, ये जब मैंने आपको चैप्टर समझाया था तो वहाँ पे डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, 2 अनइक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 अनइक्वल रेजिस्टेंस हैं जिनको हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। विच फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स द सेम फॉर बोथ द रेजिस्टर्स। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमको एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता दो जो दोनों रेजिस्टर्स में सेम हो। तो अगर हम लोग बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होती है और ये रेजिस्टर हमारे 2 रेजिस्टर हो गए R1 और R2, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो करंट की वैल्यू है वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, और वोल्टेज क्या होता है, डिफर करता रहता है। तो अगर हम लोग जो है इसके आंसर को देखें तो आप लोग जो है इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर ये लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ करंट इज ऑलवेज रिमेन्स सेम फॉर बोथ द रेजिस्टर्स, कि जो करंट की वैल्यू होगी वो दोनों रेजिस्टर्स के लिए सेम रहेगी और वोल्टेज की वैल्यू जो है डिफर करेगी सीरीज में। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल में क्या होता है कि जो हमारा करंट होता है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और हमारा वोल्टेज जो है ये सेम रहता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ वर्क एंड चार्ज। तो यहाँ पर हम लोगों को जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक्सप्लेन करना है वर्क और चार्ज के बेसिस पे। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या होता है, V होता है, और अगर हम लोग जो है V को डिफाइन करें वर्क और चार्ज के बेसिस पे तो V इक्वल्स टू क्या होता है, W/Q होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से हम लोग इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि V इक्वल्स टू W/Q। तो अगर आप लोगों को इसके आंसर को लिखना है तो आप लोग क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज V इक्वल्स टू W/Q, वेयर V इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W इक्वल्स टू वर्क डन एंड Q इक्वल्स टू चार्ज। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, हाउ मैनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ फिशेस। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, हाउ मैनी टाइम्स ब्लड फ्लोज थ्रू हार्ट ड्यूरिंग ईच साइकिल। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि हमको ये बता दो कि जो फिश का हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हमको ये बताना है कि जो फिश का हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं, और सेकंड पार्ट में हमको ये बताना है कि कितने टाइम्स जो है ब्लड फ्लो करता है फिश के हार्ट के अंदर हर एक साइकिल में। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन में जो है हर एक साइकिल में ह्यूमन हार्ट में 2 टाइम क्या करता है, ब्लड फ्लो करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो अगर हम लोग जो है इसके आंसर की बात करें तो देयर आर 2 चैम्बर्स प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ फिशेस। तो जितनी भी फिश होती हैं उनका जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्स का होता है। और सेकेंड पार्ट का आंसर क्या होगा, ओनली 1 टाइम ब्लड फ्लोज थ्रू हार्ट ड्यूरिंग ईच साइकिल। तो जो फिश का हार्ट होता है उसमें हर एक साइकिल में एक ही टाइम क्या करता है, ब्लड फ्लो करता है।
तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 11, लीकेज ऑफ ब्लड फ्रॉम वेसल्स रिड्यूसेस द इफिशियंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम, हाउ इज लीकेज प्रिवेंटेड। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब हमारी ब्लड वेसल से जो है ब्लड का लीकेज होने लगता है तो जो हमारा पंपिंग सिस्टम होता है, मीन्स जो हमारा हार्ट होता है, उसकी एफिशिएंसी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किस तरीके से जो है हम लोग जो है इस ब्लड के लीकेज को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग आंसर 11 की बात करें तो लीकेज ऑफ ब्लड इज प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। तो हमारा जो ब्लड का लीकेज होता है वो किसकी वजह से प्रिवेंट होता है, वो ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से प्रिवेंट होता है। दे क्लॉट द ब्लड डज प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग इंजरी। तो ये जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं ये बेसिकली क्या करती हैं, ये हमारे ब्लड की क्लॉटिंग करती हैं। और कब क्लॉटिंग करती हैं, सपोज कर लीजिए अब हमारे हाथ में इंजरी हो गई है या हमारी बॉडी के कोई भी पार्ट में इंजरी हो गई है और वहाँ से क्या हो रहा है, ब्लड जो है निकल रहा है। तो वहाँ से अगर ब्लड निकल रहा है तो ब्लड प्लेटलेट्स क्या करेंगी, ये क्लॉटिंग करेंगी और इस क्लॉटिंग की वजह से क्या होगा कि जो ब्लड का लॉस होगा, जो भी ब्लड का लीकेज हो रहा होगा ब्लड वेसल से, वो प्रिवेंट हो जाएगा, वो रुक जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट को देखें तो इसमें क्या बोल रहा है, वाई आर द वाल्व्स नीडेड इन द हार्ट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको ये बता दो कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है उसमें वाल्व्स क्यों ज़रूरी होती हैं। तो जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिस तरीके से इनके आंसर को लिखा रहा हूँ, आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में इसी तरीके से इन आंसर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, प्रॉपर मार्जिन होना चाहिए। अगर एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखे तो उसको लगे नहीं आपको सब कुछ आता है, और इस तरीके से आप जो है अपने बोर्ड एग्जाम्स में जो है 95+ % सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देखें तो हमको बस ये बताना है कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है उसमें वाल्व्स की ज़रूरत क्यों होती है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें तो वाल्व्स आर नीडेड इन द हार्ट टू इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द एट्रियम और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। तो बेसिकली वाल्व्स का काम क्या होता है, ये बेसिकली हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है एट्रियम और वेंट्रिकल में, तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली प्रिवेंट करते हैं कि जो ब्लड है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो ना कर जाए। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि वाल्व्स का काम क्या होता है, ये बेसिकली जो है ब्लड को बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होने से रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सेव द टाइगर कैंपेन इज बीइंग ओवर एम्फेसाइज्ड दीज डेज बाय आवर गवर्नमेंट, व्हाट मे बी द पॉसिबल रीज़न। तो अब ये क्वेश्चन देख के आप लोग ये बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बेसिकली ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है, जिसमें क्या बोल रहा है कि जो सेव द टाइगर कैंपेन चल रही है अपनी गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, हमको ये बताना है। तो यहाँ से अगर हम लोग आंसर नंबर 12 की बात करें तो इसका मेन पॉसिबल रीज़न क्या होगा कि अगर हम लोग जो है टाइगर को सेव कर लेंगे तो जो भी हमारा इकोसिस्टम होगा उसके बीच में क्या बना रहेगा, एक बैलेंस बना रहेगा। अगर आप लोगों के पास और कोई पॉइंट होगा तो आप लोग उसको और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली एक कॉमन क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर भी आप अपने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के अगर हम लोग नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वाई आर प्लास्टिक्स कंसिडर्ड एज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो हमको ये बताना है कि आखिर क्यों हम लोग जो है प्लास्टिक को नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो प्लास्टिक्स हमारी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इस वजह से हैं क्योंकि ये जो है एंजाइम्स और बैक्टीरिया के द्वारा जो है इनको हम लोग जो है सिंपलर सब्सटेंसेस या सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है डिकम्पोज नहीं होती हैं, ये डिकम्पोज नहीं होती हैं। अगर ये डिकम्पोज नहीं हो रही हैं तो हम लोग इनको क्या बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलेंगे, क्योंकि डिकम्पोजर क्या करते हैं, इनको डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट द रोल ऑफ विली इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि हमें ये बता दो कि जो विली होती हैं इनका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है। और जब मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया था वहाँ पे भी इसका आंसर बताया था। उसके बाद हम लोगों ने जब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करे थे आपके लाइफ प्रोसेस चैप्टर के, वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया था कि विली का काम क्या होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो द मेन रोल ऑफ विली इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो विली का काम क्या होता है हमारी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये बेसिकली हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं
और ये क्या करती हैं, ये अपने सरफेस एरिया को बढ़ा लेती हैं और यहाँ पे क्या होता है बेसिकली एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर होता है। ठीक है, और किस तरीके से जो है फूड को ऑब्जर्व करती हैं, तो विली में बेसिकली क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये फूड को एब्जॉर्ब करती हैं। और किस तरीके से एब्जॉर्ब करती हैं, तो ये क्या करती हैं, ये बेसिकली अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज करके उस फूड को एब्जॉर्ब करती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक की ये तीनों क्वेश्चन जो हैं आपके असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, हम लोगों को दो स्टेटमेंट गिवन होगी, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। पहली स्टेटमेंट हमारी असर्शन होगी और सेकंड स्टेटमेंट हमारी रीजन होगी। अगर दोनों स्टेटमेंट सही होती हैं और फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट को करेक्टली एक्सप्लेन करती है तो ऑप्शन ए करेक्ट होता है। अगर दोनों स्टेटमेंट जो है ट्रू होती हैं और सेकंड स्टेटमेंट जो कि हमारा रीजन है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है तो इसका आंसर क्या हो जाता है, बी ऑप्शन हो जाता है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट सही होती है और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। और इसी तरीके से अगर हम लोग देखें, अगर हमारा असर्शन फॉल्स होता है और रीजन ट्रू होता है, मीन्स हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत होती है और जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू होती है, तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो असर्शन में क्या बोल रहा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन मीन्स द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एनी साल्ट। दस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ ए साल्ट। तो असर्शन में क्या बोल रहा है कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं एक सॉल्ट में प्रेजेंट होंगे, एक यूनिट ऑफ सॉल्ट में प्रेजेंट होंगे। तो हम लोगों ने जब पढ़ा था तो वहाँ पे यही देखा था कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यही होता है। तो हमारी असर्शन क्या हो गई, बिल्कुल सही हो गई। जिस तरीके से इन्होंने एग्जाम्पल दिया CuSO4.5H2O, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रोल बोलते हैं। इसी तरीके से वॉशिंग सोडा के पास क्या होता है, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट इज Na2CO3.10H2O। तो हमारा असर्शन तो बिल्कुल सही हो गया। अब रीजन को हम लोग देख लेते हैं कि क्या रीजन जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो रीजन में क्या बोल रहा है, सॉल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड कैटायन एंड द नेगेटिव चार्ज कॉल्ड एनायन। सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो याद करिए जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया तो वहाँ पे आपको बताया था कि सॉल्ट्स जो होते हैं बेसिकली ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नेचर के होते हैं और जो हमारा मेटल पार्ट होता है, मेटल पार्ट कैटायन की तरीके से बिहेव करता है और जो नॉन मेटल पार्ट होता है वो क्या करता है, वो एनायन की तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, तो सपोज करिए Na हमारा क्या है, ये मेटल है तो Na पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज कैटायन, और OH निगेटिव। तो ये जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट को बनाएंगे, दैट इज NaOH। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारी जो रीजन वाली स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सर हमारा असर्शन भी बिल्कुल सही है, हमारा रीजन भी बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन का असर्शन के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। हमारा जो असर्शन है और रीजन है दोनों सही है, लेकिन रीजन जो है करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, असर्शन में क्या बोल रहा है, ओजोन O3 इज ए मॉलिक्यूल फॉर्म बाय द 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन unlike oxygen which is required for respiration by aerobic forms, ozone is a deadly poison। तो असर्शन में हम लोगों से क्या बोल रहा है कि जो ओजोन होता है ये बेसिकली 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। अल्दो जो है ऑक्सीजन जो है हमारे लिए यूज़फुल होती है, हम लोग जो है इसको इनहेल करते हैं, लेकिन अगर हम लोग ओजोन को सरफेस लेवल पे इनहेल करेंगे तो ये क्या होता है, ये डेडली पॉइजन होता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि असर्शन जो है ये करेक्ट है। तो यहाँ से अब हम लोग जो है रीजन को भी देख लेते हैं। तो एट हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म्स एन इसेंशियल फंक्शन। तो ये बोल रहे हैं कि जो हायर लेवल होता है मीन्स अर्थ के अपर लेयर पे ओजोन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करती है। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये हम लोगों को जो है यूवी रेडिएशन से प्रिवेंट करती है जो सन से आती हैं। तो असर्शन भी बिल्कुल सही है और रीज़न भी बिल्कुल सही है। और रीज़न जो है ये असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 15 में आपको सेकंड पार्ट दिया गया है उसको भी देख लेते हैं। बोल रहा है बायोटिक और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स
तो बायोटिक और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या होगी, ऐसी इन्वायरमेंट जो लिविंग बींग से मिलकर बनी हो। तो इनमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी, प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, डिकम्पोजर्स होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो असर्शन होगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग जो है इसके रीजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अदर इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट इंक्लूड्स काइट्स एंड वल्चर्स एज दे फीड ऑन द डेड ऑर्गेनिज्म एंड एक्ट एज ए स्कैवेंजर्स क्लीनिजिंग एजेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। तो रीजन में हमसे ये बोल रहा है कि जो हमारी बायोटिक इन्वायरमेंट होती है उसमें क्या इंक्लूड होता है, उसमें स्कैवेंजर्स भी इंक्लूड होते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये जो भी डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी डेड बॉडीज़ को क्लीन करते हैं। तो हम लोग इनको क्या बोलते हैं, क्लीनिजिंग एजेंट्स भी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, असर्शन भी बिल्कुल सही होगा और रीज़न भी बिल्कुल सही होगा। और रीज़न जो होगा ये हमारे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन ए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ से अब हम लोग जो है अपने लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है केस स्टडी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे इसी सैम्पल पेपर के होंगे। तो असर्शन में क्या बोल रहा है, इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1 जनरेशन ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर गेट्स एक्सप्रेस्ड। तो ये क्या बोल रहे हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब भी होता है तो जो भी हमारी F1 जनरेशन होती है, फिलिलियल जनरेशन 1, उसमें क्या होता है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वही एक्सप्रेस होता है। तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि F1 जनरेशन में क्या होगा कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वही एक्सप्रेस होगा। तो असर्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। अब रीजन में क्या बोल रहे हैं, इट इज़ सो। अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज डोमिनेंट ट्रेट ऑलवेज गेट्स एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस स्टेट ओनली। तो ये बोल रहे हैं कि जो डोमिनेंट ट्रेट होता है ये क्या सिर्फ हमेशा हेट्रोजाइगस स्टेट में ही डेवलप होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो कैपिटल टी और स्मॉल टी ये क्या है, हेट्रोजाइगस है, तो यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर इस्टेब्लिश होगा। लेकिन अगर हम लोग कैपिटल टी और कैपिटल टी को देखें तो ये क्या है, ये होमोजाइगस है। और अगर ये होमोजाइगस है तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा है, टॉल प्लांट मिल रहा है। और ये क्या बोल रहे हैं, सिर्फ हेट्रोजाइगस में ही एक्सप्रेस होगा। तो हमारा असर्शन तो ट्रू है लेकिन हमारा रीजन क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में हम लोगों ने क्या देखा था कि असर्शन तो सही होगा लेकिन रीजन हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक की सारे क्वेश्चंस को कवर अप कर लिया। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक की सारे केस स्टडी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और खूब प्यार करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक, अपनी वेबसाइट की लिंक और इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा जहां से आप लोग जो है डायरेक्टली जो है इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स।